नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। और फिजिक्स का चौथे चैप्टर का हम अध्ययन कर रहे हैं, विद्युत धारिता जिस चैप्टर का नाम है। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने श्रेणीक्रम और समांतर क्रम संयोजन को कंप्लीट कर लिया था। नोट्स पेपर आपको नज़र आ रहे हैं। 11 नंबर वीडियो श्रेणीक्रम संयोजन का है, 12 नंबर वीडियो समांतर क्रम संयोजन का है। दोनों संयोजन में क्या क्या डिफरेंट होता है वो आप तसल्ली से क्लियर करना। एकदम सिंपल ये संयोजन है, बहुत ही आसानी से आप इनको क्लियर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, इनमें तुल्य धारिता के सूत्र आते हैं, वो अलग अलग आपको याद करने हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, वो चीज़ें आप लोग इनको यहाँ पर यूज में लेकर आराम से तुल्य धारिता का सूत्र निकाल सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इन टॉपिक पर, इसलिए मैं इस आज की क्लास में एक विशेष ये मैंने वीडियो तैयार किया है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए अलग से। तो ताकि मैंने पहले श्रेणी क्रम कराया फिर समांतर क्रम कराया, अब आज के इस वीडियो में इस पर डिपेंड मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। ध्यान देना, कुछ प्रश्न मैंने लास्ट में भी बताए थे आप लोगों को, और कुछ अब मैं आपके चर्चा में ला रहा हूँ। कि एक तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में आपको पता है कि तुल्य धारिता का मान सबसे कम संधारित्र की धारिता से भी कम प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न आ सकता है कि ऐसा कौन सा संयोजन होता है जिसमें धारिता का मान परिपथ में लगे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम आता है, तो वो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। और अगर धारिता का मान तुल्य धारिता का मान ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो वो समांतर क्रम संयोजन होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है। फिर दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है, मैं मौखिक बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को किताब में मिल जाएगी आराम से, बस क्लियर करना है, वो क्लियर इस टॉपिक से होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में एक ऐसा संयोजन जिसमें वोल्टेज का विभाजन होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन होगा। ठीक है, और जिसमें आवेश का विभाजन होता है वो कौन सा होगा, समांतर क्रम संयोजन होगा। ये अपना समांतर क्रम संयोजन का नोट्स पेपर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा बच्चों में आज जो विशेष पॉइंट जो मैंने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में से बचा के रखे थे, उस विशेष पॉइंट की मैं स्पेशली आपके सामने चर्चा करूँगा। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए मैं सबसे पहले चर्चा ले रहा हूं इस बात के लिए। देखो, श्रेणी क्रम संयोजन में हमने ये चीज़ें पढ़ ली थी। अब आज देखो आपको यहाँ पर वीडियो के अंदर कुछ डायग्राम नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, मैंने क्या किया है बच्चों, मैंने एक संधारित्र लिया है। थोड़ा ध्यान देना, ये न्यूमेरिकल वेस्ट के लिए आज की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। संधारित्रों पर आधारित मैं तो ये कहता हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन नए की कक्षा 12 के लिए आने वाले बड़े बड़े एग्ज़ाम जो आप आगे चलकर तैयारी करते हो, उन एग्ज़ाम के लिए भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये, इन पर थोड़ा ध्यान देना। मैंने एक संधारित्र ले रखा है, दिख रहा है आपको, जिसका क्षेत्रफल कितना है, ए है, और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। बच्चों इस पॉइंट पर ध्यान देना, मैं फिलहाल श्रेणी क्रम संयोजन की चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात मैंने कौन से क्रम की बात की है, मैं चर्चा कर रहा हूँ श्रेणी क्रम के लिए। ठीक है, फिर मैंने समांतर क्रम के लिए अलग से पेपर तैयार कर रखा है, उसमें समांतर क्रम संयोजन की हम चर्चा करेंगे। तो आपको यहाँ पर एक संधारित्र नज़र आ रहा होगा। ठीक है, जिसका प्लेटों का क्षेत्रफल ए और बीच की दूरी कितनी है, डी है। ये धनावेशित प्लेट है जिसमें मैंने प्लस प्लस दर्शा रखा है, और ये ऋणावेशित प्लेट है जिस पर मैंने माइनस से दर्शा रखा है। ठीक है, शायद आपको कम दिख रहा होगा, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये माइनस मैंने इस पर पेन लगाकर आपको दर्शाने की कोशिश की है। ठीक है, अब ये थोड़ा इस प्रकार का अगर कोई डायग्राम आ जाए तो आप उस चित्र को विशेष करके देखना। इस पॉइंट के अंदर बहुत ही स्पेशल चीज़ है ये। देखो, मैंने इन संधारित्र की प्लेट के बीच में, ये संधारित्र है, इसकी प्लेट के बीच में पैरा विद्युतांक एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2 और एप्सिलॉन R3 पैरा विद्युतांक वाले 3 पैरा विद्युत पदार्थ भर रखे हैं। ठीक है, मैंने 3 पैरा विद्युत पदार्थ भरे हैं बच्चों इन प्लेटों, इस एक प्लेट के बीच में। संधारित्र एक ही अपना, लेकिन इस एक संधारित्र के प्लेटों के बीच में 3 पैरा विद्युत पदार्थ भरे हैं। 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, वो आपको परीक्षा में जैसा क्वेश्चन आता है उसके आधार पर पूछेगा। पहला पैरा विद्युत पदार्थ जिसका पैरा विद्युतांक एप्सिलॉन R1 है, दूसरा पैरा विद्युत पदार्थ जिसका पैरा विद्युतांक एप्सिलॉन R2 है, तीसरे का एप्सिलॉन R3 है। मैंने तीनों को अलग अलग प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो मतलब
इसमें क्या चीज़ है, देखो अब अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको पूछता है, सवाल वाला आपसे क्या पूछता है, आपसे पूछता है बच्चों तुल्यधारिता, कि आप हमें तुल्यधारिता का मान बताओ कि तुल्यधारिता क्या होगी, ये क्वेश्चन बनता है। अब आप सोच रहे हो कि सर तुल्यधारिता तो वहाँ होती है जहाँ पर संधारित्रों का संयोजन होता है, यहाँ पर तो केवल एक ही संधारित्र है और संधारित्र है ही नहीं, और उस एक संधारित्र की प्लेटों के बीच में पैराविद्युत पदार्थ भरे हुए हैं। ठीक है, तो हम तुल्यधारिता कैसे निकालें? तो बच्चों अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप ये समझ लेना, नंबर एक बात, जितने पैराविद्युत पदार्थ प्लेट के बीच में भरे हुए हैं उतने ही प्रकार के संधारित्र बन सकते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने का मैं मेथड आपको बता रहा हूँ और बहुत ही इजी मेथड में आपको बताने की कोशिश करूँगा, आप समझना पहले इस चीज़ को। ठीक है बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, नंबर एक बात, अगर इस प्रकार का एक प्लेट है, एक प्लेट के बीच में अगर इस प्रकार जैसा डायग्राम के अकॉर्डिंग पैराविद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो आप क्या करोगे, इस संधारित्र में पहले तो ये देखो कितने पैराविद्युत पदार्थ हैं, तो आप कहोगे सर 3 पैराविद्युत पदार्थ है, तो 3 पैराविद्युत पदार्थ है तो ये अकेला संधारित्र 3 प्रकार के संधारित्रों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। ठीक है, ये 3 पैराविद्युत पदार्थ हैं तो 3 संधारित्रों से मिलकर बना हुआ माना जाएगा। 4 पदार्थ भरे हुए हैं तो 4 संधारित्रों से मिलकर बना हुआ मानेंगे, यानी ये अकेला संधारित्र, एक संधारित्र 3 संधारित्रों की जगह काम कर रहा है। ठीक है, वो कैसे, वो मैंने यहाँ बना रखे हैं। पहला संधारित्र एप्सिलॉन R1 का, दूसरा संधारित्र एप्सिलॉन R2 का, और तीसरा एप्सिलॉन R3 का। इस प्रकार आपको जोड़ना है। फिर आपको पता कैसे चलेगा कि सर ये श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़ा आपने, इसके पीछे हम कैसे पता लगाएं, तो उसका क्या कारण है वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। देखो श्रेणी क्रम में क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि एक प्लेट के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी प्लेट जुड़ी होती है, वो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं इस संधारित्र को और इसको, ये जो प्लेट मैंने लाल पेन से मैंने लगा रखी है, इसको एक संधारित्र मानना है ना, इसको मैंने एक मानना है। फिर ये जो बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है इसको मैंने दूसरा संधारित्र मानना है, और फिर ये बच गया नीचे वाला, अलग अलग आपको दिख रहे होंगे आपको, इसको मैंने तीसरा संधारित्र मानना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, और इन तीनों को मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर लिख दिए। फिर बात आती है कि श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़ें। देखिए बच्चों, अगर आप इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा इस प्रकार कन्वर्ट कर दूं, देखो अब आपको नज़र आ रहा है क्या, तो आप क्या कहोगे कि सर ये एक संधारित्र, उसके बाद इसके साथ दूसरा, उसके बाद इसके साथ तीसरा, बताओ ये कौन सा संयोजन होता है ऐसे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अगर क्रम से जुड़े हो, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे की पहली प्लेट से, तो ऐसा संयोजन तो श्रेणी क्रम में होता है। बात आ रही समझ में। और मैंने क्या माना कि इसकी मोटाई T1, ये मोटाई T1, ये मोटाई T2, ये मोटाई T3, समझ में आ रही बात मेरी। टोटल तो बीच की दूरी D है प्लेटों की, लेकिन पहला पदार्थ T1 दूरी पर, दूसरा T2 पर, तीसरा T3 दूरी पर है। तो ऐसा संयोजन कौन सा संयोजन हो जाएगा, अगर इस प्रकार आपको मिले तो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। और मान लो अब तो मैंने इस डायग्राम को थोड़ा सा घुमाकर आपको समझा दिया, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप एक ध्यान रखना, नंबर एक बात, क्या श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर आवेश का मान समान होता है बच्चों। श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान समान होता है, तो ये बात यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो इस प्लेट पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, कहीं पर ये चार्ज बंटा क्या, नहीं बंटा। प्रेरण के कारण अगर मैं यहाँ मान लूँ तो यहाँ नेगेटिव आएगा और अंदर वाली साइड में पॉजिटिव आएगा। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने बता दिया। ठीक है, ये पहली मोटाई T1, दूसरी मोटाई T2, तीसरी मोटाई T3, ये प्लस चार्ज है ए प्लेट का, ये प्लस चार्ज हो गया। प्रेरण के कारण अंदर यहाँ माइनस आएगा, बाहर प्लस आएगा, वो प्लस इस दूसरे की प्लेट पर आ जाएगा। फिर प्रेरण की वजह से यहाँ माइनस हो गया, प्लस तीसरे की प्लेट पर आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस हो गया, प्रेरण की वजह से यहाँ माइनस, ये माइनस अपना यहाँ चल रहा है। समझ में आ रही है क्या बात मेरी। ठीक है, यानी जब तक आवेश
समान नज़र आ रहा है मेरे हिसाब से। ये आवेश है ना, ये आवेश इसके प्रेरण की वजह से ही इस दूसरी प्लेट पर आवेश आया है, इसकी प्रेरण की वजह से ही तीसरी प्लेट पर आवेश आया, यानी कहीं पर भी आवेश का विभाजन नज़र नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखूंगा कि सर इस पूरे पार्ट के अंदर क्यू समान है, नंबर एक बात, ठीक है। क्यू समान आते ही तो आप ये कहोगे कि यह श्रेणी क्रम संयोजन है। कैसा संयोजन है? श्रेणी क्रम संयोजन। समझ में आ गई बात मेरी। और श्रेणी क्रम संयोजन में मैंने 3 संधारित्र T1 मोटाई का एप्सिलॉन R परावृत्तांक, T2 मोटाई का एप्सिलॉन R2 परावृत्तांक, T3 मोटाई का एप्सिलॉन R3 परावृत्तांक, तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, ठीक है। तो अब संधारित्र की धारिता क्या होती है? निर्वात में धारिता क्या होती है? C बराबर A एप्सिलॉन नोट बट्टे D होती है ना, ये तो निर्वात में होती है। और अगर माध्यम में निकालते हैं तो माध्यम में धारिता क्या निकलते हैं? Cm बराबर ये लिखते हैं A एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नोट बट्टे D। देखिए बच्चों, ये चीज़ हमने बार बार पढ़ी है। माध्यम के लिए यहाँ एप्सिलॉन आ जाता है A एप्सिलॉन बट्टे D, और एप्सिलॉन किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नोट बट्टे D, मीडियम के लिए, ठीक है। अब मैं इसी फॉर्मूले को 3 जगह बांट रहा हूँ। जैसे पहले संधारित्र की बात करूं तो C1 लिख दूं या Cm1 लिख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने C1 लिख दिया, चलो इसको है। तो क्या हो गया? A एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नोट, प्लेटों का क्षेत्रफल A है तो वो A ही रहना है सबका, क्षेत्रफल नहीं बदल रहा। क्षेत्रफल नहीं बदला तभी आवेश समान है, क्योंकि ये A प्लेट का क्षेत्रफल ये है और इस पूरी प्लेट पर Q चार्ज अगर मैं मान रहा हूँ तो सबका क्षेत्रफल A है, इसका भी A है, इसका भी A है, तो सब पर चार्ज Q तभी समान हुआ है, तो A की जगह A आ गया। फिर इसकी मोटाई कितनी है बच्चों? परावृत्तांक एप्सिलॉन R1 हो गया, इसकी मोटाई है T1, ठीक है। फिर दूसरे संधारित्र की बात करूं तो आ जाएगा A एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नोट T2, ठीक है। और तीसरे की बात करूं तो C3 बराबर आ जाएगा A एप्सिलॉन R3 एप्सिलॉन नोट बटे T3। समझ में आ गई बात मेरी? कौन सा संयोजन है ये संयोजन है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन है तो मैं यहाँ लिखूंगा तुल्य धारिता। ध्यान रखना, एक बार में अगर हो सकता है ये कम समझ में आए, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप लोग विशेष ही ध्यान देना। 1/C1 1/C2 1/C3 तुल्य धारिता आ गई, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। 1/C1 है ये यहाँ पर 1। कई बार हम जल्दबाजी में इसको डायरेक्ट CS लिख देते हैं, बहुत सारे बच्चे इस प्रकार की कैलकुलेशन एग्जाम में गलत कर देते हैं। देखो 1/C1 लिखेंगे तो इसका उल्टा लिखना पड़ेगा ना, मैं डायरेक्ट सोल्व करके लिख रहा हूँ T1/A एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नोट। फिर C2 की वैल्यू रखूंगा तो ये बन जाएगा T2/A एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नोट, और यहाँ आ जाएगा T3/A एप्सिलॉन R3 एप्सिलॉन नोट, ठीक है। वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, और यहाँ से जब आप कुछ कॉमन निकाल कर इस क्वेश्चन को हल करोगे, मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? A एप्सिलॉन नोट कॉमन आ जाएगा नीचे से, ठीक है। और यहाँ से 1/CS है, ठीक है। A एप्सिलॉन नोट कॉमन आएगा, 1/A एप्सिलॉन नोट कॉमन निकल जाएगा बाहर, तो ब्रैकेट में बचेगा T1/एप्सिलॉन R1 T2/एप्सिलॉन R2 T3/एप्सिलॉन R3। और जब आप यहाँ से CS की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो वो आ जाएगी एप्सिलॉन नोट A अपॉन T1 एप्सिलॉन R1 T2 एप्सिलॉन R2 और T3 एप्सिलॉन R3। ये तुल्य धारिता का सूत्र आ जाएगा। ध्यान रखना, ये अगर इस प्रकार एक संधारित्र आपको दिया हुआ हो और उसके अंदर पैरा विद्युत पदार्थ कुछ इस प्रकार भरा हुआ हो तो वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा, ठीक है बच्चों। ये तो हो गई श्रेणी क्रम संयोजन की बात। अब मैं बात करता हूँ समांतर क्रम संयोजन की। हमने ये समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था, तुल्य धारिता निकाल ली। अब ऐसा ही जो क्वेश्चन है हम समांतर क्रम के लिए करना चाहेंगे, फिर मैं दोनों की कंपैरिजन भी करूँगा, ठीक है। मोस्ट क्लास है, ध्यान देना, किसी प्रकार का कोई भी इसको चाहे आप न्यूमेरिकल मान सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में ये प्रश्न आते हैं परीक्षा के अंदर। अब देखो बच्चों, यहाँ ध्यान देना, मैंने एक संधारित्र लिया, दिख रहा है आपको, जिसकी प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? A है। बीच की दूरी कितनी है प्लेटों की? D है। ये प्लेट है,
ठीक है। और पैरा विद्युत पदार्थ मैंने भर दिए, आपको अलग अलग पैरा विद्युत पदार्थ नजर आ रहे होंगे। ये पहला पैरा विद्युत पदार्थ है, ये दूसरा पैरा विद्युत पदार्थ है, ये तीसरा पैरा विद्युत पदार्थ है। पहला, दूसरा और तीसरा देखो। लेकिन इसमें आप देखो इस डायग्राम में अंतर क्या है, पैरा विद्युत पदार्थ भरा हुआ है पट्टियों के बीच में, लेकिन वो अलग अलग इस प्रकार टुकड़ों में भरा हुआ है, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा और तीसरा टुकड़ा। ऐसे अगर पैरा विद्युत पदार्थ किसी भी संधारित्र में भरे हुए हों तो वो कितने पैरा विद्युत पदार्थ हैं, 3। तो 3 संधारित्र यहाँ पर होंगे, लेकिन इस प्रकार अगर भरे हुए हों तो वो तीनों समांतर क्रम में माने जाएंगे। कौन से क्रम में माने जाएंगे, समांतर क्रम में। समझ में आ रही है क्या बात मेरी, कौन से क्रम में माने जाएंगे, समांतर क्रम में। तो मैंने क्या किया, ये पहला संधारित्र ले लिया, ये दूसरा ले लिया, ये तीसरा ले लिया और तीनों को पैरेलल समांतर क्रम में जोड़ दिया। समांतर क्रम की विशेषता क्या होती है, सबकी एक एक प्लेट एक साथ और बची हुई एक एक प्लेट एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है। जैसे ही मैं इनको 3 टुकड़ों में बांटूंगा तो क्षेत्रफल विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर बीच की दूरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी दूरी ये तो डी ये रहेगी, ठीक है, क्योंकि डी सब में इक्वल है। लेकिन क्षेत्रफल देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्रफल पहले संधारित्र पर है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्रफल दूसरे संधारित्र पर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्रफल तीसरे संधारित्र पर है। इसलिए मैंने उसको लिख दिया A1, A2 और A3। और बच्चों साफ क्लियर हो रहा है कि ये जो चार्ज वाली प्लेट थी, ये प्लेट अगर इसका क्षेत्रफल A1 है तो यहाँ चार्ज अलग रहेगा, इसका क्षेत्रफल A2 है तो यहाँ चार्ज की जो मात्रा है वो अलग होगी, इसका क्षेत्रफल A3 है तो यहाँ चार्ज की मात्रा क्या होगी, अलग अलग होगी। यानी यहाँ पर साफ सी बात है, Q का मान क्या नजर आ रहा है आपको, अलग अलग नजर आ रहा है। Q अलग अलग है, और Q अलग अलग होता है वो कौन सा संयोजन होता है, आवेश अलग अलग होता है वो समांतर क्रम संयोजन होता है। तो मैं तुल्यधारिता निकालूंगा। तुल्यधारिता निकालने से पहले आपको माध्यम में धारिता का फॉर्मूला पता है, ये होता है A एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट बटे D होता है ना। ठीक है। तो पहले संधारित्र की बात करूं तो C1 बराबर बताओ क्या आएगा, C1 बराबर आ जाएगा A की जगह तो लिख देना A1, ठीक है, A की जगह क्या आ जाएगा A1 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट बटे D, ये C1 का मान आएगा। C2 की मान की बात करूँ तो A2 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट बटे D आ जाएगा। D बीच की दूरी है, क्षेत्रफल कितना है A2, पैरावृत्तांक कितना है एप्सिलॉन R2। और C3 के मान की बात करूँ तो C3 बराबर आ जाएगा A3 एप्सिलॉन R3 एप्सिलॉन नॉट बटे D, ये C3 आ गया। तो तुल्यधारिता अगर निकालूं तो तुल्यधारिता आ जाएगी बच्चों, तुल्यधारिता आ जाएगी CP, पैरेलल है ना, C1 प्लस C2 प्लस C3, वैल्यू रखनी है और कॉमन निकाल लेना है। A एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट बटे D, A1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट बटे D, A2 आएगा यहाँ पर, और A3 एप्सिलॉन R3 एप्सिलॉन नॉट बटे D, यानी CP बराबर कॉमन क्या निकला, एप्सिलॉन नॉट बटे D कॉमन आ गया ना। तो ये बन गया A1 एप्सिलॉन R1, A2 एप्सिलॉन R2 और A3 एप्सिलॉन R3। ये कहलाता है इस प्रकार के संयोजन के लिए तुल्यधारिता का सूत्र। बस ध्यान ये रखो, समांतर क्रम संयोजन में आवेश अलग अलग क्यों हुआ, क्योंकि पट्टियों की जो चौड़ाई थी वो अलग अलग थी। इसका क्षेत्रफल अलग, इसका क्षेत्रफल अलग, इसका क्षेत्रफल अलग, बीच की दूरी D रहेगी, इसमें सब में D D D रहेगी, ठीक है। तो क्षेत्रफल अलग अलग हो गया, A1 A2 A3, D सब में समान है। और श्रेणी क्रम संयोजन में क्या पढ़ा था, ये रहा मैंने यहीं पर रखा हुआ है। श्रेणी क्रम संयोजन में देखो ये D है वो 3 टुकड़ों में बट गया, T1 T2 T3। यहाँ पर T1 T2 T3 हो चुका था, T1 T2 T3 हो गया। क्षेत्रफल सब में इक्वल था, यहाँ क्षेत्रफल समान था ना, तभी Q समान था, और इसमें क्षेत्रफल अलग अलग था इसलिए Q अलग अलग हो गया। तो अगर इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप वो क्वेश्चन बड़ी आराम से क्लियर कर सकते हो बच्चों। तो आज की इस क्लास के अंदर मेरा आपसे यही अनुरोध था इस प्रकार के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करवाने के लिए, कि इस प्रकार के प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा के अंदर, ठीक है, जो आप लोग आराम से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल की और चर्चा करता हूं, जो कि आपको बुक के अंदर अनसोल्ड क्वेश्चन में जरूर मिल जाएगा इस प्रकार का सवाल, ठीक है। एक किताब में क्वेश्चन आपको मिलेगा इस प्रकार कि आपको एक संधारित्र मिलेगा और उस संधारित्र के 2 क्वेश्चन है वो ऐसे, ठीक है, साथ साथ ही हैं दोनों ऐसे बच्चों, समझ गए।
और इसमें क्वेश्चन वाले ने क्या किया है, क्वेश्चन वाले ने यहाँ बीच का ये टुकड़ा ऐसा बना दिया और पैरा विद्युत पदार्थ बनाए, एक तरफ एप्सिलॉन R1 और एक तरफ एप्सिलॉन R2 पैरा विद्युतांक का। ठीक है, एक जगह तो ऐसे भरा हुआ है और एक डायग्राम में पैरा विद्युत पदार्थ अगले ने इस प्रकार भर दिया, ये एप्सिलॉन R1 का और ये एप्सिलॉन R2 का। ठीक है, और दोनों में थोड़ा सा अंतर करने के लिए मैं ये कर देता हूँ, जैसे कोई लाइनिंग वगैरह कर देता हूँ ताकि दोनों में अंतर समझ में आ जाए। समझ गए बात मेरी, ये दोनों में अंतर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं दोनों में कुछ अंतर कर देता हूँ, ये लो जो, और यहाँ ये अंतर कर दिया, ये लो। ठीक है, ये प्लेट का क्षेत्रफल ए, ये बीच की दूरी डी और ये भी दूरी कितनी है, डी है। ठीक है, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, अब आपसे पूछें, अब मैं आपसे ये मैंने दोनों क्लियर कराएं तो आप क्वेश्चन देख के बता सकते हो ये कौन सा संयोजन है जिसमें इस प्रकार जुड़े हुए हैं। तो इसमें देखो प्लेटों का क्षेत्रफल चेंज नहीं हो रहा, क्षेत्रफल चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ए सब में क्या रहना है, समान रहना है। ए समान रहेगा, ए इसी प्लेट का है, ए इस प्लेट का क्षेत्रफल है, तो आवेश समान रहेगा। समझ गए, और आवेश समान रहेगा तो कौन सा संयोजन होगा, श्रेणी क्रम। क्लियर है, दो टुकड़े हैं तो आप ये कर सकते हो कि टोटल दूरी d है तो ये तो हो जाएगा d/2 डिस्टेंस में और ये हो जाएगा d/2 डिस्टेंस में। क्लियर है, इस प्रकार आप ये दोनों वही धारिता श्रेणी क्रम संयोजन वाली, ठीक है, d/2 आपको वहाँ रखना है t की जगह और आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हो जाएगा ये क्वेश्चन। C1 का मान कितना आएगा, ये आ जाएगा a एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नोट d/2 और C2 का मान क्या आएगा, a एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नोट और d/2। ठीक है, तो तुल्य धारिता बताओ क्या आएगी, मैं क्रम से ही बता देता हूँ। तुल्य धारिता आ जाएगी 1/Cp बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, ये मान रखोगे ना तो इसको इक्वेशन को हल करोगे, Cp की वैल्यू निकालोगे तो श्रेणी क्रम है CS आ जाएगा। तो यहाँ से CS की वैल्यू निकालोगे तो उत्तर आपका ये बन जाएगा 2 a एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2, ठीक है, और d एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2, ये आपका उत्तर होगा। ये वैल्यू रख देंगे C1 और C2 की जगह, आप कैलकुलेट कर लेना, ये उत्तर आ जाएगा। अब इस तरफ ध्यान दो, इस तरफ ध्यान दोगे तो यहाँ साफ नज़र आ रहा है D चेंज नहीं होगा दोनों प्लेटों के बीच में। देखो यहाँ क्षेत्रफल बदलेगा, ये प्लेट इतनी बड़ी है, ये प्लेट इतनी बड़ी है, बिल्कुल आप इसमें कन्वर्ट कर रखा है आधा आधा टुकड़ा। तो इस प्लेट का क्षेत्रफल a/2 लिखूंगा और इसका क्षेत्रफल a/2 लिखूंगा। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखोगे, इस क्वेश्चन में आप ये लिखोगे सर क्षेत्रफल आधा आधा हो रहा है तो आवेश आधा आधा होगा, और आवेश आधा आधा होना मतलब अलग अलग हो गया, तो ये कौन सा संयोजन हो गया, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, ये समांतर क्रम संयोजन हो गया। तो इसमें अगर तुल्य धारिता निकालेंगे ना तो C1 की वैल्यू बताओ क्या लिखूंगा, a/2 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नोट बट्टे d आ जाएगा। ठीक है, a की जगह a/2 आ जाएगा, अभी किया ना हमने a1 यानी a/2 और एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नोट बट्टे d पड़ा है, और C2 की जगह a/2 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नोट बट्टे d पड़ा है। तो तुल्य धारिता बताओ क्या निकालूं, तुल्य धारिता Cp बराबर C1 प्लस C2। अब C1 प्लस C2 की वैल्यू रखोगे ना तो इसमें तो साफ सा है ये क्वेश्चन, a/2d बाहर निकल जाएगा और एप्सिलॉन नोट भी बाहर निकल जाएगा और एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 यहाँ ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा। ये तुल्य धारिता है। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को इस संधारित्रों के संयोजन पर मिल सकते हैं। तो विशेष क्वेश्चन यही थे, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन मिलते हैं वो हम नॉर्मली कक्षा 10 में पढ़ के आते हैं। जैसे हमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन संधारित्रों पर मिलते हैं। तो जो विशेष आज के टॉपिक में बात थी वो ये दो चीज़ें थी। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करना बच्चों। ठीक है,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और बड़े बड़े एग्ज़ाम में भी इस प्रकार की ये बातें पूछी जाती है कि अगर इस प्रकार की पट्टिकाएं भरी होती है तो श्रेणी क्रम संयोजन लेंगे, और ऐसे पट्टिकाएं भरी हो तो समांतर क्रम संयोजन लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। इस टॉपिक को बताने के लिए मैंने आप लोगों के लिए आज ये विशेष वीडियो बनाया है, ताकि जो भी बच्चे विशेष करके जो अच्छे जो तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, जो बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट वगैरह एग्ज़ाम की, तो उन बच्चों को इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए और उनको इन चीज़ों पर प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से करनी चाहिए। तो उन सब के लिए और बाकी सब के लिए है ये वीडियो, क्योंकि जो कक्षा 12 में अध्ययनरत है उनको तो इस चीज़ों का फ़ायदा होना ही होना है। बाकी और जो भी बच्चे हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं साइंस के, उनके लिए बहुत ही विशेष टॉपिक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होंगी। तो इसको देखना और क्लियर करना ये टॉपिक। कोई प्रॉब्लम आती है कोई क्वेश्चन के अंदर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन मेरे आगे आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को पहले करवाने की कोशिश करूँगा अपने आगे के वीडियो के अंदर। और हमसे जुड़े रहिए बच्चों, इसमें आपका बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है और आपके लिए हम ये कोशिश मेहनत कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को, ये आपका चैनल है, हमारा बाद में पहले आपका है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा फ़िलहाल आप ही लोगों को हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी सहपाठी हैं उनको बताइए, ताकि प्रत्येक बच्चा अपनी पढ़ाई जारी रख सके। घर पे रहिए बच्चों, सुरक्षित रहिए, तैयारी कीजिए अच्छी तरीके से। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।